चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे VB.NET के अंतर्गत कांस्टेंट की। कांस्टेंट एक प्रकार के आइडेंटिफायर्स है और जिसके अंतर्गत हम अगर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो रन टाइम पे चेंज नहीं होती। और ये जो होते हैं जब हम डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करते के बराबर जो है इनिशियलाइज हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें तो जैसे हम लेते हैं डिम करके, हम लेते हैं डिम AS इंटीजर करके लेते हैं, तो हम उसको बाद में इनिशियलाइज करते हैं, परंतु यहाँ पे इसको कॉन्स्ट कीवर्ड के द्वारा लिया जाता है। कॉन्स्ट AS इंटीजर अगर लेते हैं तो बराबर करके हम 20 यहाँ पे डायरेक्टली प्रदान कर देते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली इनिशियलाइज हो जाते हैं डिक्लेयर करते बराबर, और रन टाइम पे ये चेंज नहीं होती, यानी कि इनकी वैल्यू जो होती है फिक्स्ड होती है। तो यहाँ देखिए ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू जो है रन टाइम पे चेंज नहीं होती उसे क्या कहा जाता है, कांस्टेंट कहा जाता है। यह कांस्टेंट जो होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। इसमें स्टोर की गई वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने के बाद बदलती नहीं है। ठीक है, यह प्रोग्रामिंग में कई बार आते हैं, जैसे किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनाते समय, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेटर हम बना रहा है उसको बनाते समय पाई की जो वैल्यू है वो हमको चेंज नहीं करना पड़ता, यानी कि पाई की वैल्यू प्री डिफाइन है, तो इसको डिक्लेयर हम कांस्टेंट के थ्रू कर सकते हैं और बार बार ये जो है यहाँ पे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार जो है उसको डिक्लेयर करे तुरंत वो इनिशियलाइज हो जाती है। कांस्टेंट मुख्य रूप से दो कारणों से यूज़ किए जाते हैं, जैसे कांस्टेंट डोंट चेंज वैल्यू, यानी कि जो है कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू जो है रन टाइम पे कभी बदलती नहीं है, जिससे इसमें स्टोर की गई वैल्यू में प्रोग्राम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ होती है कांस्टेंट आर प्रोसेस्ड फास्टर देन वेरिएबल। वेरिएबल की अपेक्षा जो है कांस्टेंट काफ़ी अधिक तेज होते हैं, जैसे प्रोग्राम के रन होने पर कांस्टेंट नॉर्मल वेरिएबल से ज़्यादा तेज़ी से एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये दो मुख्य कारण होते हैं जिसके कारण यहाँ पे कांस्टेंट का यूज़ किया जाता है VB.NET में। हम बात कर लेते हैं डिक्लेरेशन, कांस्टेंट का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए तीन कीवर्ड होते हैं, एक तो कांस्टेंट होता है, तो ये जो होता है हम जहाँ पे एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर मतलब एक बटन है, बटन के अंदर हम ले रहे हैं मैक्सवेल नाम से एक वेरिएबल, और वेरिएबल का जो टाइप है लॉन्ग है, और तुरंत उसको वैल्यू दे दी है हमने 4999। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये रन टाइम पे चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रन टाइम पे इसलिए चेंज नहीं होगा, देखिए कांस्टेंट कीवर्ड के नाम से ली है और कांस्टेंट की वैल्यू रन टाइम पे चेंज नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम जो है एक फॉर्म के अलावा अन्य सभी फॉर्म में इसका यूज़ कराना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट जो है पब्लिक कॉन्स्ट मैसेज नाम से लिए स्ट्रिंग टाइप का, और इसको हेलो नाम से हमने दे दी। अच्छा, स्ट्रिंग जब भी आप डेटा टाइप लेते हो तो उसके राइट साइड में हमको डबल कोट लगाना होता है, डबल कोट आप लगाओगे तो ही स्ट्रिंग स्टोर की जाएगी, नहीं तो नहीं की जाएगी। नंबर आपने लिए तो नॉर्मल आप लिख सकते हैं, परंतु स्ट्रिंग के लिए आप जो है यहाँ पे हेलो आप लिख रहे हैं तो डबल कोट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता है। प्राइवेट कांस्टेंट लेना है तो देखिए जो है PI जो वैल्यू है वो ले सकते हैं डबल के रूप में, और 3.14515 हम ले सकते हैं, तो ये रन टाइम पे चेंज नहीं होंगे, तो इनको बोला जाता है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इनका प्रैक्टिकल हम आगे देख लेंगे। इसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे एरे की। एरे होता क्या है, उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, देखिए हम यहाँ पे डिम AS इंटीजर, ठीक है, इस प्रकार लेते हैं। तो ए जो है, तो यहाँ देखिए ए क्या है, ए एक वेरिएबल है और जिसके अंतर्गत जो है एक वैल्यू स्टोर की जाएगी। वैल्यू कैसी होगी, इंटीजर टाइप की होगी, यानी कि 10 20 30 हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, पर एक वैल्यू ही स्टोर की जाएगी, दो वैल्यू स्टोर की जाएगी बिल्कुल नहीं। पर हमको एक से अधिक वैल्यू स्टोर करना था, हम क्या लेंगे ABC, इस प्रकार से जो है एक से अधिक वैल्यू, यहाँ एक से अधिक वेरिएबल लेंगे, तो एक से अधिक वेरिएबल हम लेंगे किसके लिए, एक से अधिक वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। यहाँ हम तीन वेरिएबल लेंगे, मान लीजिए ABC हमने लिए, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू स्टोर की जाएगी, 10 20 और 30, यानी कि तीन वैल्यू स्टोर की जाएगी। किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। उदाहरण के रूप में अगर मान लो यहाँ पे 50 वैल्यू लेना है या 10 वैल्यू लेना है तो हमको 10 वेरिएबल लेना पड़ेगा, 15 वैल्यू लेना है तो 15 वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो ये जो 15 वेरिएबल है, इस समस्या से बचने के लिए देखिए 15 वेरिएबल को डिफाइन मतलब डिक्लेयर करना, उसके बाद उसको वैल्यू असाइन करना और उनको प्रिंट करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो उसी समस्या से बचने के लिए यहाँ पे उसका सोल्यूशन क्या होता है, एरेज। ठीक है, तो एरे क्या होती है, एरे एक प्रकार से जो वेरिएबल है उसका कलेक्शन होती है, यानी कि एक से अधिक वैल्यू जो कि एक ही प्रकार की हो। एक ही प्रकार की इस मतलब या तो वो न्यूमेरिक हो सकती है, या तो वो स्ट्रिंग हो सकती है, या फिर डेट टाइप की हो सकती है, डबल टाइप की हो सकती है, फ्लोटिंग वाली हो सकती है, केयर टाइप की हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है। तो ये जो एक ही प्रकार की डेटा टाइप वाली जो वैल्यू है उसको एक से अधिक अगर कलेक्ट करना है, एक से अधिक रूप से यहाँ पे स्टोर करना है, तो उसके लिए यूज होता है एरे। तो एरे क्या होता है, एरे को इस प्रकार से जो है सब स्क्रिप्ट के मतलब जो स्क्रिप्ट के अंतर्गत लिखा जाता है, पैरेंथेसिस यानी छोटे कोष्टक के अंतर्गत। जैसे आपको 10 वैल्यू लेना 10 आप ले सकते हैं, सेम टू सेम वेरिएबल जैसे डिक्लेयर करते हैं वैसे ही एरे को भी डिक्लेयर किया जाता है, तो इसको एरे बोला जाता है। एरे कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल होता है जो कि सेम डेटा टाइप के होते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके अंतर्गत।
इसकी जो वैल्यू है, जैसे हमने लिए 10, तो 10 को वो हमेशा लेगा 0 से, तो 0 देखिए 0 से लेकर कहाँ तक 10 हो जाएंगे 9 तक। तो इस प्रकार से इंडेक्सिंग वैल्यू कहाँ से शुरू होती है 0 से, और एंड कहाँ से होती है, जैसे 10 है 10 9 में खत्म हो जाएगा, 12 है तो 11 में खत्म हो जाएगा, 15 है तो 14 में खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से मतलब एक जो 0 है 1 2 3 है, ये एक नाम है। नाम किसका है, एक इंडेक्स है उस डाटा का जो कि यहाँ पे स्टोर किया जाना है। जैसे मान लो यहाँ पे 10 स्टोर किया जाना है, यहाँ पे 20 स्टोर किया जाना है, यहाँ 30 40 30 है, 30 का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगी 2। तो अगर 2 को हम बुलाते हैं, 2 को किस नाम से बुलाएंगे, जैसे हमने लिए A10, तो हम किस नाम से बुलाएंगे, देखिए A2 नाम से बुलाएंगे। A2 नाम से अगर बुलाते हैं तो क्या आएगा 30 निकल कर हमारे सामने आ जाएगा। A9 अगर बुलाते तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, जैसे यहाँ 40 है तो A9 बुलाएंगे तो 40 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप। यहाँ देखिए जब हमें किसी प्रोग्राम में एक ही प्रकार के बहुत सारे डेटा को स्टोर करके जो है एक्सेस व मैनिपुलेट, यानी कि एक्सेस मतलब निकालना और मैनिपुलेट मतलब मैनेज करना होता है, तब हम इन समान प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे वेरिएबल के डिक्लेयर करने के स्थान पर हम क्या करेंगे, एरे को डिक्लेयर करते हैं। तो एरे क्या है, वेरिएबल का कलेक्शन है जो कि सेम टाइप के होते हैं। एरे का जो प्रकार होता है रेफरेंस टाइप का होता है। रेफरेंस मतलब एड्रेस टाइप का होता है। जैसे A0 है तो A0 में हमको 10 निकल कर आ जाएगा। मतलब A0 क्या है, A0 एक एड्रेस है किसका, इस वैल्यू का 10 का। ठीक है, इसके अलावा जो समान प्रकार के डेटा आइटम को स्टोर करने के लिए मेमोरी के हीप एरिया का प्रयोग करता है, और एरे के जो है हर डेटा आइटम को स्टोर करने के लिए कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है। कंटिन्यूअस मतलब 0 से लेकर शुरू हुआ तो 9 तक जाएगा, अगर 5 लिए हैं तो 0 से लेकर 4 तक जाएगा, 15 लिए हैं तो 0 से लेकर 14 तक जाएगा। इसलिए एरे के सभी डेटा आइटम मेमोरी जो है एक निश्चित क्रम में स्टोर होते हैं। हर एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसके साथ एक जीरो बेस्ड यूनिक इंडेक्स नंबर स्पेसिफाइड किया जाता है। जैसे 0 है तो 0 शुरू हो रहा था आखिरी तक जाता है जहां तक हमने स्टोर किए हैं, ठीक है, या फिर हमने लिए हैं। इसलिए जब एक बार एरे की साइज को डिफाइन कर दिया जाता है तो उसके बाद एरे की जो साइज है उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। मॉडिफाई करने के लिए भी हम देखेंगे यहाँ पे रिडीम स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। रिडीम के बाद में हम जो है एक कीवर्ड लगता है प्रिजर्व। प्रिजर्व मतलब पहले से स्टोर जो है, जैसे मान लीजिए 10 आइटम लिए हैं, 10 आइटम में कुछ वैल्यू हमने स्टोर कर दी, जैसे 10 है 20 है 30 है। यहाँ पे अगर हम यहाँ से इसका साइज बदल कर 6 करना चाहते हैं तो 4 जो है इसका डाटा तो जाएगा, इनका डाटा भी चला जाएगा। तो इन सभी के डाटा को बचाने के लिए यहाँ पे रिडीम के साथ में प्रिजर्व कीवर्ड लगता है। तो आगे देखने वाले हैं उसी के बारे में हम। देखिए डिक्लेयरिंग एरे, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं उसकी अगर बात करें यहाँ तो देखिए सिंपल वेरिएबल जो होते हैं उसी प्रकार एरे को भी डिक्लेयर करते हैं। जैसे डिम है, उसके बाद प्राइवेट है, पब्लिक है, इन सभी स्टेटमेंट के माध्यम से एरे को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और कोष्टक का यूज करते हैं। कोष्टक कैसे, देखिए ये सब स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट के अंतर्गत ही हम जो है एरे के संख्या को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे डिम है, डिम एम्प्लॉय है, नेम, नेम के अंदर 20 वैल्यू स्टोर करना, स्ट्रिंग टाइप। तो यहाँ देखिए जैसे हम वेरिएबल डिफाइन करते थे डिम, यहाँ पे वेरिएबल का नाम होता था तो अब हो जाएगा यहाँ एरे का नाम। इसके बाद सब स्क्रिप्ट आपका एक्स्ट्रा जुड़ गया है, बाकी एस होता था और डेटा टाइप भी होता था। यानी कि वेरिएबल जैसे डिक्लेयर करते थे वैसे ही एरे को भी डिक्लेयर करना है, और साथ में पैरेंथेसिस के साथ में सब स्क्रिप्ट जुड़ जाता है। तो जैसे 20 वैल्यू लेना है 20 हमने दे दिए, 10 वैल्यू लेना 10 दे दिए, और नाम क्या है उसका एम्प्लॉय नेम। और नीचे एक और देख सकते हैं अगर इंटीजर टाइप का लेना सैलरी, और सैलरी को हम जो है यहाँ देखें 20, मतलब इस प्रकार से हम जो है इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। डिम सैलरी, सैलरी जो है सैलरी कितनी वैल्यू को मतलब स्टोर करेगी 20, और जो किस टाइप की रहेगी इंटीजर। तो इस प्रकार से हम जो है एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, एरे दो प्रकार की होती है, मतलब नॉर्मली अगर देखें 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक सिंगल डायमेंशन होती है, एक 2 डायमेंशन होती है, और एक मल्टी डायमेंशन। तो हम सिंगल और 2 डायमेंशन का ही यहाँ पे प्रयोग करेंगे, मल्टी डायमेंशन का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं बता दूंगा फिर भी कि कैसे होती है। तो सिंगल डायमेंशन, 2 डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन। तो इसको किस प्रकार यहाँ देखने वाले हैं, पहले तो हम देख लेते हैं। यहाँ देखें जैसे सिंगल डायमेंशन एरे को हम 5 नंबर लेना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे, डिम नंबर्स, नंबर्स के अंतर्गत हम देखिए 4 ले लेते हैं, 4, यहाँ 5 लेंगे, 5 लेंगे। अगर 5 नंबर को स्टोर करना तो 5 लेंगे, जो कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, 0 से लेकर 4 तक चलेंगे। तो 0 तो 1 हो गया, बाकी 1 से लेकर 4 यानी कि 4 और एक 0 हो गया। तो टोटल मिलाकर कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5, और नंबर के अंतर्गत कितनी वैल्यू स्टोर की जाएगी 5। डिक्लेयर अ सिंगल डायमेंशन एरे एंड सेट ऑफ 4 वैल्यूज। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे इस प्रकार भी स्टोर कर सकते हैं। जब सब स्क्रिप्ट में लेते हैं तो इस प्रकार हम बाद में डिफाइन कर सकते हैं, पर हम डिम नंबर्स और इक्वल करके न्यू जो होता है इनिशियलाइज करने के लिए इनिशियलाइज कर दिए कोष्टक, और कोष्टक के बाद जो है हमने करली ब्रैकेट लिए 1 2 4 8, 4 वैल्यू ले लिए। 4 वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, इसके अंदर, और किस नाम से हो जाएगी, ये नंबर्स नाम से। तो हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद 16 एलिमेंट लिए अगर हमने कोई एरे में, उसको हम बाद में चेंज करना चाहते हैं तो हम जो है रिडीम कीवर्ड का यूज़ करते हैं।
रिडीम कीवर्ड का यूज़ करोगे तो क्या होगा, 16 एलिमेंट के अंतर्गत हमने देखिए 10, 20, 30 सभी स्टोर कर डाले, तो वो जो है रिडीम करने के पश्चात सारे जो वैल्यू है वो खाली हो जाती है। पर वैल्यू को हमको जैसे 16 है, 16 में से हमको 10 करना है या 15 करना है, तो एक तो जाएगा ही जाएगा, बाकी 15 की वैल्यू भी गायब हो जाएगी। तो उन 15 की वैल्यू को यहाँ पे सेव करने के लिए हम करते हैं प्रिजर्व कीवर्ड का यूज़। तो जैसे आप रिडीम लिखते हो, रिडीम मतलब जो एरे है, एरे के साइज को फिर से डिफाइन करना है, और प्रिजर्व कीवर्ड जो होता है जो स्टोर की गई वैल्यू है वो सेव रहे। और नंबर्स हमारा नंबर्स था ही, और वैल्यू जो थी 16 थी अब कर दिए अपन ने 15, तो एक वैल्यू तो गई, परंतु 15 बची है, 15 में जो स्टोर वैल्यू है वो भी सेव हो जाएगी। पर हम चाहते हैं कि वैल्यू सही थी, यहाँ पर नंबर घट जाए, तो रिडीम ओनली रिडीम लिखे और नंबर्स लिखे और 15 लिख दिए, यानी कि प्रिजर्व कीवर्ड नहीं लगाए, तो यहाँ पे आपको जो है वो पूरी वैल्यू फिर से खाली हो जाएगी। फिर 2 डायमेंशनल एरे लेना है 6x6, यहाँ पे तो हम क्या ले सकते हैं, देखिए 5,5 ले सकते हैं, या फिर 3,3 ले सकते हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल के लिए। उसके अलावा आप देखिए इस प्रकार भी ले सकते हैं 4x3 के लिए, देखिए 2 और 3 यहाँ पे लेना है, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ले सकते हैं, या 3x3 भी आप ले सकते हैं, तो देखिए 3, 3, 3, ये इस प्रकार आप ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कितने हो जाएंगे, 12 यहाँ वैल्यू हो जाएगी। 4x4 लेंगे तो यहाँ पे जो है 16 हो जाएंगे, 2x2 लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से न्यू मैट्रिक्स के फॉर्म में भी इसको जो है डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब एरे के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। एरे के प्रकार मैंने जैसे बताया 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, बाकी हम देखें तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल एरे होता है और एक मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। तो सिंगल सबस्क्रिप्ट के साथ में जो आता है वो 1 डायमेंशनल कहलाता है, और डबल सबस्क्रिप्ट के साथ में आता है उसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे बोला जाता है, ठीक है। आगे देखने वाले हम इसके बारे में कंप्लीट रूप से। तो यहाँ देखिए हम देखते हैं आगे 1 डायमेंशनल एरे के बारे में, आगे हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे इसके बारे में, ठीक। तो 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है, जिसके अंतर्गत सिंगल सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है, जैसे 10 है, 20 है, कुछ भी हम एक सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम जो 1 डायमेंशनल एरे है वो बोला। तो 1 डायमेंशनल एरे हम कैसे समझ सकते हैं, जिसमें सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम इस प्रकार से जो है, यानी कि एक ही सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है, एक इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे या 1 डायमेंशनल एरे। इसमें मल्टीपल जो वैल्यू है उसको स्टोर किया जा सकता है, जैसे यहाँ हमने लिए कितनी 4, यानी 0 से लेकर यहाँ से हम जो है 4 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसमें एरे में कोई वैल्यू स्टोर करने या एक्सेस करने के लिए इसकी इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए डिम मार्क्स के लिए हमने 10 वैल्यू स्टोर कर लिए, तो ये 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे इंडेक्स रहेगा, और 10 वैल्यू इसमें स्टोर की गई, किसके अंतर्गत, 1 डायमेंशनल एरे के अंतर्गत। इनिशियलाइजेशन ऑन 1 डायमेंशनल एरे की अगर बात करें तो इनिशियलाइज कैसे करना है उसकी बात कर सकते हैं। आगे देखिए जैसे यहाँ हम देख सकते हैं डिम नेम एस, नेम जो है 3 लिए हमने और एस स्ट्रिंग टाइप का लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ जो है नेम 0 जो इंडेक्सिंग है वो किसको स्टोर करेगा, राज को। नेम 1 जो इंडेक्स है वो श्याम को स्टोर करेगा, और नेम जो 2 इंडेक्स है वो आंसू को स्टोर करेगा। तो डबल कोट के अंदर इसलिए लिए क्योंकि स्ट्रिंग लिया गया है। उसके बाद आप सिंटैक्स भी देख सकते हैं, डिम एरे नेम कोष्टक में आपने लिख लिए, जो पैरेंथेसिस उसको छोड़ दिए, एस डेटा टाइप, डेटा टाइप का नाम कुछ भी आप ले सकते हैं, स्ट्रिंग है, ने जो इंटीजर है वो ले सकते हैं, और एलिमेंट की संख्या यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार भी देखिए डिम नेम है, नेम पैरेंथेसिस लिए, ऐसे स्ट्रिंग लिए, और कोष्टक में आपने 3 यहाँ स्टोर कर दिए, और 3 जो वैल्यू है किसके अंतर्गत आ जाएगी, नेम नाम की स्ट्रिंग में। या फिर आप देख सकते हैं या करके लिखें तो इस प्रकार भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इनिशियलाइज करने की 2 मेथड है, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, और नीचे हमने देखे इसके अनुसार भी। सिंगल डायमेंशनल एरे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, इसको हम हल करके भी देखेंगे विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत। 7 एलिमेंट हमने लिए हैं, किसके अंतर्गत, स्टूडेंट्स के अंतर्गत, जो कि इंटीजर टाइप के होंगे। एरे है एक प्रकार का, स्टूडेंट 0 से लेकर 6 तक अगर देखें तो इस प्रकार की वैल्यू स्टोर की गई है। उसके बाद हम इसको जो है एक लिस्ट बॉक्स लेते हैं, लिस्ट बॉक्स में हम प्रिंट कर देते हैं, कैसे, लिस्ट बॉक्स 1 नाम से एक ली हमने लिस्ट बॉक्स, आइटम्स है, और आइटम्स को हमने ऐड मेथड के थ्रू यहाँ स्टूडेंट 0 को देखिए, यहाँ स्टूडेंट 0 है, स्टूडेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, तो 6 को हम यहाँ क्रम से देखिए ऐड नाम की मेथड के द्वारा इसको प्रिंट कर देते। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है डिक्लेयर करना देखे हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको इनिशियलाइज करना देखे, और उसको प्रिंट कैसे करते हैं। लिस्ट बॉक्स में भी हम प्रिंट कर सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स में प्रिंट कर सकते हैं, इस प्रकार आपकी वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ 0 से लेकर आप देख सकते हैं 6 तक, यानी 7 वैल्यू यहाँ पे स्टोर की जा रही है। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करें तो जो एक से अधिक सबस्क्रिप्ट में आती है, जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार आती है, देखिए इसका सिंटेक्स देख लीजिए, डिम एरे नेम, और सबस्क्रिप्ट आपकी एक से अधिक हो सकती है, और डेटा टाइप हो सकता है। जैसे आप 3.3,3 ले सकते हैं, तो ये जो है 9 वैल्यू को स्टोर करेगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे
इसको जो होते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे बोला जाता है। इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डिम 3,3 लिए हैं, तो यहाँ देखिए 3 3 3, तो ये 9 वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रही है 3 ब्रांच में। कर्ली ब्रैकेट 3 लगे हैं, 3 के अंदर आप जो है 9 वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, 3,3 एस इंटीजर आप लिए हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है पहला जो इंडेक्स होगा, तो इस प्रकार से एक टेबल देख लेते हैं। ये एक से अधिक कॉलम और एक से अधिक रो में यहाँ पे बनता है। तो 9 है, तो 9 है तो सिंपल बात है, एक रो है, 2 रो 3 रो, 3 रो के अंतर्गत 3 कॉलम है, मल्टीप्लाई करें तो 9 हो गए। तो यहाँ जो पहली रो है उसको 0 बोला जाता है और पहला कॉलम उसको 0 बोला जाता है। तो 0 0 जो पहला वैल्यू है वो 0 0 यानी कि 10 हो गया। उसके बाद दूसरा है, तो यहाँ देखिए 0 रो है और 1 कॉलम है, तो 0 रो 1 कॉलम यानी 20। उसके बाद 0 रो और 2 कॉलम यानी कि 0 रो और 2 कॉलम यानी कि 45 इसको स्टोर कर दी। जब हम रो को सेकंड में क्रॉस करते हैं तो ये 1 हो जाता है, और 1 के अंतर्गत पहला वाला जो कहलाएगा 0 कॉलम, उसके बाद 1 कॉलम, उसके बाद 2 कॉलम। तो इसी प्रकार देखिए 0 2 मतलब 1 0 है, 1 0 का 42, 1 1 का देखिए मतलब पहला कॉलम और पहली रो जो है मतलब दूसरी रो आ जाएगी है, 0 को 1 बोला जाता है और 1 को 2 बोला जाता है, 79। उसके बाद कॉलम लास्ट वाला 81, फिर लास्ट में देखिए रो नंबर 2 हो जाता है तीसरी रो का, और कॉलम नंबर अभी 0 है, फिर उसके बाद 1 होगा और उसके बाद 2 होगा। तो इस प्रकार 3 वैल्यू हमने यहाँ पे भी स्टोर कर लिए। इसको भी प्रिंट कराने के लिए हमने लिस्ट बॉक्स लिए 1, उसमें आइटम्स एक प्रॉपर्टी है, उसका ऐड एक मेथड है। मेथड के अंदर हम जो पूरी इंडेक्सिंग वैल्यू जो है, जैसे A00 है, A01 है, इनको क्रमशः यहाँ पे लिख दिए ब्रैकेट के अंदर। तो जब हम रन करेंगे तो सारी जो वैल्यू है वो एक साथ लिस्ट बॉक्स में ऐड हो जाएगी। तो ये हम देख सकते हैं 2 डायमेंशनल एरे के बारे में। उसके बाद 3 डायमेंशनल एरे आप इस प्रकार ले सकते हैं, यानी कि एक से अधिक तो होती है, मतलब मल्टी डायमेंशनल भी इसको बोला जा सकता है, पर ये ज़्यादातर यहाँ पे उपयोग नहीं होती। देखिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे हमने लिए यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी एक अंदर जो है टेबल बनता जाएगा, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे होती है, इसका प्रयोग हम अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो आप पहली मतलब 1 डायमेंशनल एरे का प्रयोग अभी देखेंगे, उसके बाद 2 डायमेंशनल एरे का प्रयोग देखेंगे। इसके बाद जो है कुछ कंट्रोल्स एरे होती है। एरे का मतलब ही होता है कलेक्शन, ठीक है, और कंट्रोल का मतलब होता है कि जो हम देख सकते हैं हमने बटन प्रयोग करें हैं, लेबल प्रयोग करें हैं। मान लो आपको कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर बनाना था, आप एक से अधिक बटन का प्रयोग करोगे कि नहीं एक बार। तो जैसे मान लो आप 50 बटन का प्रयोग कर रहे हैं, 40 बटन का प्रयोग कर रहे हैं, तो इन 40 बटन को बनाने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो उन बटन को बनाने में समय की जो समस्या है उसको बचाने के लिए हम उसको डिफाइन करते हैं कंट्रोल एरे के रूप में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए कंट्रोल एरे की बात करते हैं। कंट्रोल एरे का जो प्रयोग है उसको समझने के लिए हम देखिए यहाँ 50 बटन का प्रयोग करेंगे किसी फॉर्म में, तो उसके लिए हम एक नाम दे देंगे 50 बटन का नाम दे देंगे हम कैलकुलेटर। और जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे या किसको मतलब जो है इसको बनाएंगे, तो कैलकुलेटर के नाम से अगर देखेंगे तो 50 कंट्रोल आपके ऑलरेडी बने मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्म के लोड इवेंट में हम इसको कॉल करेंगे। तो एरे का मतलब होता है कलेक्शन, और हम बना रहे हैं कंट्रोल एरे। कंट्रोल एरे मतलब 50 बटन का एक कलेक्शन बना रहा है, इसलिए जो है ये कंट्रोल एरे यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है। डायनेमिक एरे जो होती है रन टाइम पे मतलब जो है इसका साइज बदल सकते हैं हम, ठीक है। तो जैसे डिम dy करके हमने यहाँ ब्रैकेट में खाली ली है और ऐसे इंटीजर लिए हैं, ठीक है। तो हम देखिए रन टाइम पे जो है रिडीम करेंगे तो dy की वैल्यू हम 10 दे सकते हैं, न्यू साइज यहाँ पे दे सकते हैं। मतलब बाद में रन टाइम पे इसको चेंज करना है तो इसको जो है डायनेमिक एरे के रूप में हम ले सकते हैं। कलेक्शन भी होते हैं, तो कलेक्शन क्या होते हैं देखिए, विजुअल बेसिक .NET जो है कलेक्शन ऐसे ही डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डिफरेंट वे में जो है डिफरेंट वेट से डेटा को स्टोर करते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप की जो ऑपरेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। यह कई प्रकार के ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि एरे में अवेलेबल नहीं होते। VB.NET में मुख्य रूप से 4 कलेक्शन प्रोवाइड होते हैं, जैसे एरे लिस्ट है, हैश टेबल है, स्टैक है और क्यू है। तो तीनों चारों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। एक पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर होता है एरे लिस्ट, ठीक है, जो कि मल्टीपल एलिमेंट को जो है मेंटेन करने या मैनेज करने की फैसिलिटी देता है। या आसानी से ऐड, डिलीट और इंसर्ट, व्यू ये सारे ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर सकता है। इसके लिए मेथड भी प्रोवाइड करता है। इसमें किसी भी लोकेशन में डेटा को इंसर्ट किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी साइज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। डेटा सॉर्ट करने की फैसिलिटी यहाँ होती है। एक होता है हैश टेबल, इसका यूज़ जो है पेयर टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह कलेक्शन भी एरे की जो लिस्ट है उसी तरह से होता है, और इसमें जो है आइटम को एक्सेस करने के लिए की का यूज़ होता है। और इसमें सभी आइटम की एक की होती है, वैल्यू एरे में स्टोर होने वाली जो वैल्यू है उसकी वैल्यू ही होती है, और केवल इसमें सभी वैल्यू के साथ एक की भी होती है। हैश टेबल में की और वैल्यू दोनों के जो है ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं। स्टैक की अगर बात करें तो स्टैक को हम उसी प्रकार ले सकते हैं जैसे हम बुक का एक जो है बुक रखने की एक जगह है जहाँ पे हम बुक रखते जाते हैं यहाँ ऊपर आते हैं। जब हमको निकालना सबसे ऊपर वाली हम पहले निकालेंगे,
जबकि सबसे ऊपर वाली बाद में रखी गई है और जो सबसे लास्ट वाली है वो सबसे पहले रखी गई, तो सबसे लास्ट में वो आएगी। तो इसका जो यूज़ है लीफो मेथड, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे बाद में आई है उसको पहले निकालने के लिए यहाँ पे, यानी कि VB.NET में जो कलेक्शन का टाइप है वो डेटा स्ट्रक्चर के स्टैक की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, तो पुश और पॉप यहाँ पे यूज होते हैं इसमें से निकालने और डालने के लिए। ठीक, एक होता है क्यू, एक प्रकार से हम देखें कहीं हम बिजली बिल पे करने की लाइन लगी है तो पहले जो आया वो पहले जाएगा, मतलब पहले उसका नंबर लगेगा, लास्ट में जो आया वो लास्ट में जाएगा, तो इसको फीफो कहते हैं, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो डेटा स्ट्रक्चर की क्यू के हिसाब से ही इसमें काम किया जाता है। इसमें सबसे पहले इंसर्ट किया गया आइटम सबसे पहले बाहर जाता है और लास्ट वाला सबसे बाद में जाता है। तो ये हमने देखे हैं यहाँ पे किसको, कलेक्शंस को। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत चलते हैं और हम यहाँ पे काम करते हैं। एक बनाते हैं हम क्या, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ देखिए हमने जो है रन टाइम पे इसको दिए थे, हम यहीं पे चेंज कर लेते हैं कांस्टेंट को। ठीक है, ये हम गायब कर देते हैं यहाँ से। तो डिम की जगह हम क्या कर लेते हैं, कॉन्स्ट हम लेते हैं, नेम एस स्ट्रिंग और इक्वल दे देते हैं यहाँ डबल कोट करके, क्या SSW एजुकेशन। ठीक है, और इसको प्रिंट करा देते हैं MSG बॉक्स में। MSG बॉक्स में हम प्रिंट कराएंगे तो अंदर क्या लिख देते हैं अपन, नेम करके लिख देते हैं। जब हम इसको रन कराते हैं देखिए यहाँ हमने प्री डिफाइन वैल्यू दी थी, जबकि रन टाइम पे हम वैल्यू देना चाहते थे वेरिएबल में। कांस्टेंट में हम प्री डिफाइन वैल्यू दे सकते हैं। जब हम यहाँ पे स्ट्रिंग पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ हमने इनपुट नहीं किए हैं, SSW एजुकेशन प्री डिफाइन आ गया, क्योंकि रन टाइम पे इसको चेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो ये हो गया कांस्टेंट। इसी के अलावा हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे हमको नंबर प्रिंट करना है, ठीक है, और नंबर को हम देखिए यहाँ पे अगर लिख देते हैं, डबल कोट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, नंबर को यहाँ लिख देते हैं 333 कुछ भी, और यहाँ ऐसे लिख देते हैं हम क्या, नम लिख देते हैं। और नंबर में हम स्ट्रिंग ले रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख देंगे इंटीजर। ठीक है, इंटीजर लिख देंगे तो ये हमारा जो है एरर गायब हो जाएगी। तो देखिए बिना टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट किए हमारा जो है 33 प्रिंट हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं, एक फॉर्म हम ऐड कर लेते हैं। देखिए फॉर्म 1 है, फॉर्म 1 के बाद हम जो है 2 ले लेते हैं, पर 2 लेने के लिए हम यहाँ पे उसमें 2 नहीं लेंगे, बाद में हम उसमें काम करेंगे, प्रोजेक्ट में काम करेंगे। तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, और सॉरी ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेते हैं, हमने बात की थी हम लिस्ट बॉक्स में काम करेंगे, लिस्ट बॉक्स में काम करेंगे। लिस्ट बॉक्स ले ली, यहाँ से देखिए कंट्रोल जो है मतलब टूल बॉक्स के अंतर्गत से लिस्ट बॉक्स ले लिए, और लिस्ट बॉक्स से फिर हम जो है एक बटन को ले लेते हैं। ठीक है, एक बटन को ले लेते हैं और बटन में क्या कोडिंग कर देते हैं, ऐड। ठीक है, लिस्ट बॉक्स जो कंट्रोल है उसका प्रयोग हम बाद में देखने वाले हैं और किस प्रकार करना है, तो ऐड करके कर देते हैं। देखिए टेक्स्ट बॉक्स सिंगल लाइन के जो कैरेक्टर उसको जो लाइन है टेक्स्ट उसको इनपुट करने के लिए किया जाता है, पर वहाँ ऊपर आपको देखिए एक बटन दिख रही है जिसमें मल्टी लाइन दिया है। मल्टी लाइन करोगे तो ये मल्टी लाइन में भी स्टोर हो जाता है, परंतु ये कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए, ये आइटम्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। लिस्ट बॉक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आइटम्स को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखिए इसमें भी एक बटन दिख रही है ऊपर साइड, इसमें क्लिक करोगे तो देखिए एडिट आइटम दिख रहा है, इसमें हम ऐड कर सकते हैं, पर हम कोडिंग के थ्रू ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड में हम जाएंगे, एरे का प्रयोग कर रहे हैं, तो एरे का प्रयोग कैसे करते हैं, डिम ए एस इंटीजर अगर लेते हैं तो ये वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, पर हम वेरिएबल का उपयोग कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम ए के साइड में यहाँ सब स्क्रिप्ट लगाते हैं और यहाँ ले लेते हैं 5। तो जब हम 5 लेते हैं तो 5 यहाँ पे जो वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ए के अंदर, और ए को हम इंडेक्सिंग वैल्यू कह देंगे। ए अगर ब्रैकेट के अंदर 0 है इस प्रकार, तो हम क्या दे देते हैं, यहाँ पे 12 दे देते हैं। उसके बाद ए के अंदर 1 है तो हम क्या दे देते हैं, यहाँ पे 30 दे देते हैं। इस प्रकार देखिए हम कहाँ तक ले जाएंगे, 4 तक, और ए के अंदर हम दे देते हैं 2, यहाँ 2 दे देते हैं, और उसके बाद उसकी वैल्यू दे देते हैं 40। उसके बाद ए सॉरी यहाँ पे ए देते हैं, और ठीक है इस प्रकार हम दे देते हैं, और फिर ए को हम दे देते हैं 3 दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं हम 3, और कोष्टक बंद करके इसको दे देते हैं 40। चलिए यहाँ पे 5 की जगह हम कर देते हैं 4, लिखने में थोड़ा देर लगेगी। ये देखिए हम जो है ए के अंदर 4 लिए हैं, तो हम कहाँ तक ले लिए, 0 से लेकर 3 तक, यानी 4 वैल्यू हो गई है। इंडेक्सिंग वैल्यू 0, ए 0 है, A1 है, A2 है, A3 है, सभी को हमने इनिशियलाइज कर दी यहाँ पे किसके रूप में, संख्या दे दी है, क्योंकि इंटीजर लिए हैं। अब हम लिस्ट बॉक्स लिए हैं तो लिस्ट बॉक्स का नाम लिख देते हैं। लिस्ट बॉक्स क्या है, लिस्ट बॉक्स 1 है। उसके बाद उसकी आइटम्स नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद ऐड एक मेथड होती है, और मेथड के अंदर आपको पता है ब्रैकेट लगता है, तो ब्रैकेट में हम उस वैल्यू को देते हैं जो हम लिखना चाहते हैं। जैसे A0 जो इंडेक्स है उसको हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, और एक और ब्रैकेट आप बंद कर दीजिए, तो पहला आइटम ऐड हो जाएगा। और लिस्ट बॉक्स मल्टीपल आइटम को स्टोर करता है, इसलिए बार बार हम क्या लिखेंगे, लिस्ट बॉक्स 1 ही यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है,
ठीक है, लिस्ट बॉक्स 1, फिर लिख देते हैं हम आइटम्स, और उसके बाद लिख देते हैं ऐड, और दूसरा इंडेक्स हमारा क्या है A1। इसी प्रकार हम जो है इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब जो है बार बार जब तक हमारे लिस्ट ख़त्म ना हो जाए, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड और ब्रैकेट लगा है तो A2 हमने लिख दिए। उसके बाद देख सकते हैं हम, देखिए लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड और ब्रैकेट में हम लिख दिए A3। तो ये हमारे 4 आइटम हो गए। 4 आइटम को हमने देखिए यहाँ पे डिफाइन कर दिए, डिफाइन करने के बाद उसको इनिशियलाइज कर दिए, इनिशियलाइज करने के बाद उसको प्रिंट भी कर दिए। किस में करें, लिस्ट बॉक्स में। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे एक साथ जो है 4 आइटम कहाँ जाएंगे, लिस्ट बॉक्स में। रन करके देखते हैं, डिबग में जाएंगे, स्टार्ट डिबगिंग में जाएंगे, और उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे 4 आइटम आपके आ गए हैं। तो ये था सिंगल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे आप देख सकते हैं। और अगर हम इसी को कर देते हैं 2 डायमेंशनल एरे, तो 2, 2 अगर ले लेते हैं तो यहाँ 2 डायमेंशनल एरे हो जाए, क्योंकि एक से अधिक कॉलम, एक से अधिक रो में ये वर्क कर रहा है। तो हम इसको किस प्रकार लेंगे, इसको जो है हम देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, देखिए A00 आ जाता है, यानी कि पहली जो कॉलम है, पहली रो, उसको 00 बोला जाता है। उसके बाद पहली कॉलम के बाद हम देखें तो हमको जो है यहाँ पे 0 और 1 लिखा आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 1 और 0 लिखा जाता है, जो कि हमने पहले डिफाइन कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे 1 और 1 लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए, ये तो हमने दे है मल्टीपल सबस्क्रिप्ट में ले लिए। उसके बाद मल्टीपल के अनुसार यहाँ इंडेक्सिंग भी मतलब जो इनिशियलाइज कर दिए। लिस्ट बॉक्स में कैसे करना है, जैसे हमने देखिए इसको करें हैं 0 0, फिर उसके बाद करें तो 0 और 1। उसके बाद देखिए आप जो है यहाँ नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाले क्या करोगे, 1 और 0, ठीक है। उसके बाद 1 और 1। तो इस प्रकार अगर देखें तो हमको जो है मल्टीपल सबस्क्रिप्ट वाला मतलब जो है वो एरे बन जाएगा। तो इसमें भी आपको 4 आइटम देखने को मिलेंगे, यानी 2 × 2। तो यहाँ देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे तो वही 4 वैल्यू फिर से देखेगी। तो यहाँ से 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल दोनों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे देखे थे, इसमें हम वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने जो है यहाँ पे 3 × 3 लिए थे, 9 वैल्यू स्टोर करा। यहाँ पे हमने जो है कितने लिए थे, 7, तो 6 वैल्यू स्टोर करा। तो इस प्रकार जो है यहाँ मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल रो चलते हैं, और यहाँ पे सिंगल कॉलम और सिंगल रो चलते हैं, सिंगल कॉलम या फिर सिंगल रो, ठीक है। दोनों में आप किसी का भी यहाँ पे लगा सकते हैं सिंगल डायमेंशनल में। उसके बाद जो 2 डायमेंशनल में उसमें मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल रो चलते हैं। इसके पहले हमने जो है कांस्टेंट के बारे में बात की, एरे क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, सारी चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में प्राप्त हो जाएगी।